एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भारतीय विज्ञान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन बनने तक के सफ़र को। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का प्रभाव बहुत रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में एपीजे अब्दुल कलाम ने दाखिला लिया। उनके शिक्षक इयादुराई सोलेमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पर ले गए, जहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर एपीजे अब्दुल कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसीलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण एपीजे अब्दुल कलाम सुबह सुबह अखबार बांटने भी जाते थे ताकि वे अपनी शिक्षा को जारी रख सके। 1950 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। 1972 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 मिसाइल बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था और इस प्रकार भारत भी इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन गया था। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी एपीजे अब्दुल कलाम को प्रदान किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने गाइडेड मिसाइल प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों यानी फायर आर्म्स के रूप में भी किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। एपीजे अब्दुल कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। जुलाई 1992 में एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। 18 जुलाई 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें
25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद ही अनुशासन प्रिय थे। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कराने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी किताब गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी है। ऐसा पता चला है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। अब्दुल कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। राष्ट्रपति का कार्यकाल छोड़ने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एयरफोर्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं में एपीजे अब्दुल कलाम सहायक बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। मई 2012 में अब्दुल कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के लिए केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविताएं लिखने और वेन्नई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। एपीजे अब्दुल कलाम को 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम को लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था, जो उनके द्वारा इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में महान योगदान हेतु दिया गया था। साल 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने अब्दुल कलाम के स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में एपीजे अब्दुल कलाम को अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 की शाम को एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेतानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया था और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई थी। आज भारतीय विज्ञान जिस भी मुकाम पर है, उसका पूरा श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है।